हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2023 का जो हमारा पेपर बच गया था पीआरटी का, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी सीडीपी को। बाकी मैंने सभी पेपर्स आपको करवा दिए हैं 2017 से लेकर 2023 के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सा प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, ये पूछा गया है। लिप रीडिंग से क्या होगा, उनको समझ मिलेगी, बिल्कुल थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं। लिप रीडिंग से सुन नहीं सकते तो वो होठों को देख कर वो सुन सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो। संकेत साइन लैंग्वेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइन लैंग्वेज के द्वारा ही वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है, हमें पता है। गामक प्रशिक्षण एक अलग तरह का जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारे गामक कौशल है उनके लिए। तो ये क्या होगा, इसमें ये दोनों नहीं होंगे, बाकी ये दोनों उनके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे यही पूछा है को कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, तो ब्रेल लिपि और गामक प्रशिक्षण COD नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे होता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है नैतिक विकास, जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास दिया है उसमें कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं। 3 लेवल की फिर कितनी 2 स्टेजेस दी हैं हर लेवल की। 2 स्टेजेस मतलब 6 स्टेजेस दी हैं टोटल। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, सेकंड को कन्वेंशनल और थर्ड को हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल है उसमें क्या आता है, उसमें आता है आज्ञाकारिकता दंड एवं आज्ञाकारिकता पालन। तो पहली स्टेज ये हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी व्यक्तिवाद एवं विनिमय, जिसको हम साधन सापेक्षता भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये कर दूंगा। तो ये माता पिता के द्वारा एक्सचेंज या विनिमय, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज करता है चीज़ों को। जैसे किसी भी बच्चे से कोई भी करना होता है तो आप ये मेरे लिए कर दो, मैं आपके लिए कर दूँ, तो एक्सचेंज होता है इसमें व्यवहार। दूसरा लेवल रहेगा हमारा कन्वेंशनल लेवल। उसमें फर्स्ट स्टेज रहेगी हमारी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है अच्छे संबंध। बच्चा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चा अपना अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना चाहता है। किस लिए, अपनी तारीफ खुद को तारीफ करवाने के लिए समाज के नियम कायदे कानून का जो कानून है उनका पालन करता है और नैतिक व्यवहार करता है। तो ये गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ जाएगा, अच्छे व्यक्तिक संबंध। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध। फिर उसके बाद कौन सी आती है, जो लॉ और ऑर्डर वाली जो अवस्था है वो आ जाएगी सेकंड लेवल में ही। लेकिन थर्ड लेवल की जो पहली स्टेज रहेगी वो रहेगी सामाजिक अनुबंध, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्टैक्ट। और जो लास्ट वाली रहेगी वो रहेगी यूनिवर्सल, जो एथिकल प्रिंसिपल हैं इनका जो सिद्धांत है वो रहेगा लास्ट वाला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो ये आपको सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों को सही व्याख्या नहीं करता है। तो एक्वायर्ड जो हमारे मोटिव होते हैं उनके लिए कौन से प्रेरक व्याख्या नहीं करता। सबसे पहली बात तो जो एक्वायर्ड होते हैं वे जन्मजात नहीं होते हैं। जन्मजात होते हैं जो हमारे प्राइमरी मोटिव होते हैं, जैसे कि भूख प्यास नींद विश्राम, ये जन्मजात होते हैं। तो पहली बात क्या है, सही है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यूनिवर्सल वे नहीं होते। यूनिवर्सल हमेशा प्राइमरी मोटिव होते हैं, जो कि भूख प्यास नींद है, सबके लिए समान होते हैं। वो सबको भूख लगती है, सबको क्या होता है थकान होती है, तो ये यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड के होते हैं वो हर पर्सन में अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्वायर करता है, कोई कम करता है, तो ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं, बिल्कुल एक्वायर्ड जो मोटिव उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं जो हमारे प्राइमरी मोटिव होते हैं, वे अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को बिल्कुल ये प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, तो मानसिक आयु का संप्रत्यय बीने ने दिया था। नेक्स्ट है, शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनका कौन सा कार्य बच्चे की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अवसर चिंतन को प्रोत्साहन करना तो सृजनशील बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। विचारों की अभिव्यक्ति भी अच्छी है। नवप्रवर्तन मोटिवेशन करना किसके लिए, नई नई इनोवेशन के लिए, तो ये भी अच्छा है। लेकिन दूसरों के विचारों के अनुरूपता के लिए जोर देना ये गलत हो जाएगा, उनके कार्य को में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो आपको पता है बुद्धि परीक्षण के 2 तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में जिसमें हम बोलकर कोई भी
टेस्ट लेते हैं, और नॉन वर्बल में हम क्या कर लेते हैं, जो हम लिखित में लेते हैं वो नॉन वर्बल में आता है। लेकिन वर्बल में कौन कौन से आते हैं, जो तो नॉन वर्बल में कौन सा आएगा, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नॉन वर्बल है। आर्मी अल्फा फ्रिक्शन कौन सा है, ये वर्बल रहेगा। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये नॉन वर्बल रहेगा। बीने साइमन फ्रिक्शन ये भी वर्बल रहेगा। जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण ये भी वर्बल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ नॉन वर्बल कौन सा, रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो एक कल्चरल टेस्ट रहेगा, तो ये क्या है, नॉन वर्बल है। नेक्स्ट है, अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखना है, इवेल्युएशन डन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक डूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। डूरिंग आ जाए तो डूरिंग मतलब जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं कक्ष के दौरान, जब भी कोई भी हमें इवेल्युएशन करना है तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब एंड में होता है, एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आ जाए तो वहाँ पे कौन सा आएगा, सबमिटिव आएगा। ये आपको ध्यान रखना। निदानात्मक तो क्या होता है, डायग्नोस करना किसी भी कारणों को, किसी भी समस्या के कारणों को पहचानना क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है। सिस्टेमेटिक तरीके से कोई भी कार्य करना, ये अलग तरह का वो हो जाएगा। तो योगात्मक और ज़्यादातर इन दोनों में से आता है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव में से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, पैब्लो के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है। तो आपको पता है पैब्लो ने क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, तो ये कंडीशन से रिलेटेड है, तो ये अनुबंधित है। और जो इमिटेटिव है वो किसका है, वो अल्बर्ट बंडूरा का है। अनुकरणात्मक सूझबूझ वाला किसका है, सूझबूझ वाला कोहलर का रहेगा, जो कि इनसाइट थ्योरी रहेगी कोहलर की। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है। तो दल आयु, गैंग एज बिल्कुल क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं हम। एज ऑफ कन्फॉर्मिटी खेल आयु भी बोलते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो हम एडोलसेंस का जो पीरियड होता है उसमें उसको बोलते हैं हम। दोनों के जो बीच का पीरियड होता है उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के, उसको ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं, संक्रमण आयु। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पूछा जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है किसको, लर्निंग को। अभ्यास से तो क्या होगा हमारा अधिगम वो और अच्छे से होगा, तो ये पॉजिटिव अफेक्ट करता है। इच्छा शक्ति भी पॉजिटिव अफेक्ट करेगा, अभिप्रेरणा भी। लेकिन जो थकान से क्या करेगा, हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, रेस्ट करने का मन करेगा, तो ये क्या होगा, ये नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा जो कारक है वो वंशानुगत नहीं है। शारीरिक संरचना वंशानुगत रहेगी, बुद्धि, अभिक्षमता या फिर एटीट्यूड या एप्टीट्यूड। इसमें कंफ्यूजन होती है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में। जो ये एटीट्यूड होता है ये हमारा वातावरण के अनुसार चेंज होता है। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, हेरिडिटिकल फैक्टर माना जाता है कि किसी में किसी चीज़ को गेन करने की कितनी क्षमता है, तो उसको बोलते हैं हम अभिक्षमता, एप्टीट्यूड बोलते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति क्या होती है, चेंज होती रहती है। एटीट्यूड जो ये वातावरण से प्रभावित होता है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा, यही पूछा है नहीं है, तो इसमें एटीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट है 12, थोंडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार अभिप्रेरक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर थोंडाइक की बिल्ली पर सीखने के लिए किस प्रकार का अभिप्रेरक, तो बिल्ली को क्या देते हैं हम, मछली का टुकड़ा। और मछली का टुकड़ा किस लिए देते हैं, ताकि उसको भूख लगी है, भूखी है वो इसलिए। और भूख क्या है हमारा प्राइमरी मोटिव है, तो जैविक अभिप्रेरक बोला जाता है उसको, हम बायोलॉजिकल मोटिव रहेगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक होनी चाहिए और व्यवहारिक विशेषता नहीं है। सहयोग बिल्कुल करते हैं, कोऑपरेशन। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे
सहानुभूति भी होती है, एम्पैथी भी होती है, लेकिन अहम केंद्रता होती है, लेकिन ये सामाजिक में नहीं आएगी। सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं रहेगी, ये उनकी कौन सी रहेगी, खुद से रिलेटेड रहेगी। तो इसमें फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आपको पता है, हम बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, गर्भधान से मृत्यु तक क्या होता है, विकास होता है, निरंतर चलता रहता है। कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी हमारी जो शिक्षण अधिगम पद्धति है वो बाल केंद्रित नहीं है या फिर प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। परियोजना बिल्कुल, प्रोजेक्ट बाल केंद्रित होता है। समस्या समाधान भी बाल केंद्रित होती है। प्रयोगात्मक भी, लेकिन जो भाषण होता है वो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, तो इसलिए इसको हम बाल केंद्रित नहीं मानते हैं। इसमें बच्चा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो बाह्य अभिप्रेरक कौन सा होता है, बाह्य अभिप्रेरक होता है जो हमें बाहर से मोटिवेट करते हैं। इसमें पूछा नहीं है, बाकी सभी आंतरिक है। एक बाह्य अभिप्रेरक, बाकी सारे बाह्य अभिप्रेरक हैं, एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो देखना, अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि, विश्राम। तो जो अप्रूवल और जो पावर होती है वो क्या होती है, हमारी बाह्य होती हैं। अचीवमेंट्स भी बाह्य होती है, लेकिन जो विश्राम है वो अंदर से हमारे खुद से रिलेटेड होता है। तो इसमें राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। यही पूछा है कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण व्यूहरचनाएं महत्वपूर्ण होंगी। तो यहाँ पे पूछी है कौन सा हमारा जो मेथड है, जो टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटेजी है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जो विभिन्न आवश्यकताओं वाले जो विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए। समावेशी कक्षा में हम क्या करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बहुशवेदी अधिगम बिल्कुल होता है। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह से सीखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टी सेंसरी टीचिंग करवाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है, सहयोग से भी बच्चे सीखते हैं। पीयर ट्यूरिंग, साथी शिक्षण भी होता है, और दल शिक्षण, टीम टीचिंग भी होती है। तो इसमें सभी हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पीछे अपने पेपर किए भी होंगे तो आपने देखा होगा बहुत बार। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, अगर आगे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो त्वरण होता है वो जरूर होता है। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होते हैं एक तरह के इनरिचमेंट प्रोग्रामों को बोलते हैं, जिससे बच्चे की क्या किया जाए, बच्चे को क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ये त्वरण इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यही जो एक्सेलरेशन है वो किसके लिए होता है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। तो उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। जो खुद से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। जैसे मन ही मन किसी चीज़ को खुद का आंकलन करना कि आज की वीडियो अच्छी नहीं है, आज की वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बन रही है। अगर कोई भी अपना खुद का आंकलन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं निजी भाषण, जिसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की बोलते हैं प्राइवेट स्पीच इसको। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। वस्तु स्थायित्व का जो कंसेप्ट है वो पियाजे ने दिया था, और कौन सी सेंसरी मोटर स्टेज में ये जो गुण है बच्चे में आ जाता है, जो वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में कौन से में, 18 से जो 2 साल का जो पीरियड, ये लास्ट के जो 5 या 6 मंथ होते हैं उनमें आता है ये। वाइगोत्स्की ने अपने पता है सोशल जो कल्चरल थ्योरी है वो दी है। ब्रूनर ने जो निर्मितवाद का जो सिद्धांत है वो दिया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसी कार्य का जो संतोषजनक प्रभाव है उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। प्रभाव के नियम से ये रिलेटेड रहेगा। प्रभाव के नियम में उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर कोई भी कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव आगे आने वाले जो कार्य है उस पर पड़ता है। अगर हमें संतोषजनक परिणाम मिलता है तो जो व्यक्ति है वो उस काम को और अच्छे तरीके से सीखता है, और संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है तो वो उस कार्य में क्या होता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और इसी जो प्रभाव के नियम पर ही आधारित रहेगा जो स्किनर का जो ऑपरेट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो इसी पर बेस है। जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम है उसी पर बेस है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, फंक्शनल चेंज हो सकते हैं। विकास प्रतिमान पूर्वानुमेय होता है, पैटर्न बिल्कुल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पैटर्न विकास को। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, एक पैटर्न में होता है जिसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक समान नहीं होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। विराम विधि का मतलब क्या होता है, तो बीच में गैप लेना, गैप लेकर क्या करना, सीखना। जैसे एक पूरे दिन पढ़ते रहना बच्चे का, फिर या फिर ब्रेक ले लेके पढ़ना, तो वो होता है हमारा विराम विधि। सीखने में थकान नहीं होती है, बिल्कुल इंगित नहीं करता है, ये पूछा है। तो सीखने में थकान नहीं होती है, विराम विधि एक से अगर हम पढ़ेंगे तो ये सही है। स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते हैं, कंसोलिडेटेड मेमोरी, मतलब बिल्कुल अगर हम विराम लेंगे तो हमारे जो मेमोरी है वो बिल्कुल ही मेमोरी में नहीं जाता है, जो कंसेप्ट, इसका मतलब यही है। सीखने में भी रुचि बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बीच में हम ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे या फिर चीज़ों को सीखेंगे तो क्या होगा, रुचि बनी रहेगी या फिर बोरिंगनेस नहीं आएगी, तो मानसिक उपता भी नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो स्मृति चिन्ह है समेकित नहीं होते। जरूरी नहीं है कि उस समेकित नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें अगर हम ज़्यादा लंबा गैप देंगे तो कुछ चीज़ों को भूल सकते हैं, लेकिन हमें 5-10 मिनट का, और विराम विधि में इतना ही 10 मिनट या 2 मिनट का ऐसे ही ब्रेक लिया जाता है। तो ये नहीं है कि हम 10 दिन का जो ब्रेक है वो दे देते हैं विराम विधि में। तो समेकित चिन्ह समेकित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का रूप नहीं है। तो हमें पता है तो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो वर्णनात्मक होते हैं, जिनका बच्चे अपने आप से लिख सकते हैं, जिनसे बच्चे में क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, खुद से चीज़ें अपनी जो अंदर की बातें हैं उनको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कौन सा नहीं है, वर्णात्मक तो होते हैं बिल्कुल, आलोचनात्मक भी होते हैं और विश्लेषणात्मक भी होते हैं, लेकिन जो प्रत्यभिज्ञान होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, वो पहचान कर लिखना, ये कौन किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में आता है ये। नेक्स्ट है, किस अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। यहाँ पे पूछा लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी रहेगी, जिसमें भाषाई समझ के लिए प्रयास, ऑफर्स फॉर द लिंग्विस्टिक कम्प्रीहेंशन, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास, कि बच्चा बोलने में गलत कर रहा है, स्पेलिंग वगैरह, तो ये क्या है, ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन, डी को बी लिख देना, ये किस में आएगा, ये डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल रहेगा। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित रहेगा, और डिसकैलकुलिया किससे रहेगा, डिसकैलकुलिया रहेगा हमारा गणित गणना संबंधी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। तो अधिगम के लर्निंग के संबंध में कौन सा सही नहीं है, अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा, जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये भी सही है, स्थायी परिवर्तन, ये तो इसकी डेफिनेशन ही है, अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। बिल्कुल एक्सपीरियंस से क्या होता है, अधिगम होता है, बिल्कुल और ज़्यादा हम अच्छे से बेहतर चीज़ों को कर पाते हैं। अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियरल ड्यू टू मेच्योरिटी से नहीं होता है, वो तो जो हम मेच्योरिटी से परिवर्तन आते हैं शरीर में, लेकिन वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, उससे थोड़ा बहुत माइंड चेंज होता है जिससे बच्चा और ज़्यादा सीखता है, परिपक्व होता है, तो उससे अधिगम के कारण व्यवहार में, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये अधिगम नहीं होगा, इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधानुसार कई भागों में बांटकर सीखता है और यह सीखने की कौन सी विधि है। तो कई भागों में बांटकर सीखना उसको बोलते हैं हम पार्ट मेथड, जिसको बोला जाता है अंश विधि। और पूर्ण विधि वोहल के रूप में सीखना, एट ए वोहल किसी भी चीज़ को सीखना। अविराम विधि, मैस्ड मेथड्स, विराम विधि तो जिसको हम गैप दे के चीज़ों को सीखते हैं, विराम विधि लगातार मतलब पढ़ते ही जाना, उसको बोलते हैं अविराम विधि, एक बार में ही चीज़ों को पढ़ लेना। प्रासंगिक विधि होते हैं इंसिडेंटल मेथड्स, मतलब
कुछ इंसिडेंट के बारे में, किसी विशेष इंसिडेंट के बारे में चीज़ों को पढ़ना, तो प्रासंगिक विधि में आता है। नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह संप्रदाय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी है, आपको पता ही है, वाइगोत्स्की ने दिया था, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। गहने के अधिकतम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रदाय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संप्रदाय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। श्रृंखला अधिगम बिल्कुल सबसे नीचे जो चेन लर्निंग है वो कौन से नंबर पे आएगा, आपको पता है, ये हमारा गहने ने कितने दिए हैं, ऐसे शंकु के आकार में उसने 8 प्रकार बताए हैं सीखने के। पहला रहेगा साइन लर्निंग, दूसरा हमारा रहेगा स्टिमुलस, जो उद्दीपक, स्टिमुलस जो अनुक्रिया है जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन बोलते हैं, उद्दीपक जो सीखना है उसको हम स्टिमुलस लर्निंग बोल सकते हैं उसको। थर्ड हमारा रहेगा सीरीज में सीखना कोई भी चीज़ें, चेन लर्निंग भी बोलते हैं हम इसको, यही जो श्रृंखला अधिगम इसको बोलते हैं हम चेन लर्निंग। और चौथा हमारा रहेगा जो हमारे वर्बल लर्निंग, वर्बल लर्निंग। फिफ्थ रहेगा फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब चीज़ों को अलग अलग करके डिस्क्रिमिनेशन करके पढ़ना, तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आ जाएगा पाँचवा। सिक्स्थ हमारा रहेगा जो हमारा अभी ये पूछा है कंसेप्ट लर्निंग, सिक्स्थ कौन सा रहेगा, कंसेप्ट लर्निंग, ये वाला जो पूछा है सिक्स्थ नंबर पे रहेगा। फिर सेवन्थ पे कौन सा रहेगा, सेवन्थ पे रहेगा हमारा रूल लर्निंग, जिसको हम रूल या प्रिंसिपल लर्निंग जिसको बोलते हैं। और सबसे ऊपर रहेगा हम आपको पता है कौन सा, समस्या समाधान जिसका सीखना, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग बोला जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा संप्रदाय अधिगम के पूर्व अधिगम की आवश्यकता नहीं है, तो नियम अधिगम वो आता है, ऊपर आता है संप्रदाय अधिगम से, 7वें नंबर पर आपको ध्यान रखना है। और 8 नंबर पर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो यहाँ पर ये बाकी सभी नीचे आते हैं, मैंने आपको सबके बता दिए हैं, ये आपको सीरीज में ही याद रखने हैं। सीरीज में ज़्यादातर तो इसमें सबसे ऊपर का पूछा जाता है, आपको पता है, समस्या समाधान जो सीखना हो तो सबसे ऊपर का है। और जो पहले जो हमारे 4 हैं जैसे कि क्या होता है, पहला साइन है, साइन, दूसरा स्टिमुलस लर्निंग, चौथा हमारा क्या था, चेन लर्निंग, और चौथा था वर्बल लर्निंग। जो पहले के 4 हैं उनके लिए हमारे चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर के 4 के लिए हमारे क्या होता है, उसमें बच्चे को सोचना पड़ता है, तो उसमें चिंतन की आवश्यकता होती है। जैसे कि विभेदीकरण, चीज़ों को अगर अलग अलग करके पढ़ेगा तो उसमें क्या सोचना पड़ता है, संप्रदाय में भी सोचना पड़ता है और नियम में भी और समस्या समाधान में भी। तो पहले के 4 में, नीचे वालों में क्या चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, आपको पता ही है, एवरेज, जो एवरेज जो बुद्धि होती है उन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एवरेज जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।